क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पावर शेयरिंग का मतलब गवर्नमेंट के पावर को शेयर करना। तो हमने लास्ट ईयर ही ये देख लिया था कि एक डेमोक्रेसी में जो सारे पावर हैं वो एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होते, और जनरली क्या होता है, एक इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर तो वैसे ही रहता है डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाता है, जिसे विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, जो कि इस जो कानून को बनाया जाता है उसको लागू करवाती है। और जुडिशरी जो होती है वो जो कानून का पालन नहीं करते उनको पनिशमेंट की व्यवस्था करती है। तो ये जो है हमारे एक डिज़ाइन होता है डेमोक्रेसी में, और इससे पावर शेयरिंग होती है। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के, और उनकी स्टोरीज़ देखते हैं। और ये स्टोरीज़ जो हैं ये हमें ये बताती हैं कि हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग। द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे होती है, इसके बारे में ये स्टोरीज़ बताती है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की स्टोरी लेंगे। बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और इतनी छोटी है कि ये हमारे यहाँ के हरियाणा से बहुत छोटी है। इसकी बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगी हुई है। इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ है, या 1 करोड़ थी भी हम कह सकते हैं। यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा सोशल डिवीज़न लोगों के बीच में जो शेयर कल्चर के पर आधारित होता है। तो टोटल पॉपुलेशन जो यहाँ की कंट्री की है उसमें 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और डच मतलब लैंग्वेज को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कितने परसेंट, पूरे देश की बात हो रही है, कितने परसेंट, 59%। और जो 40% है वो जो है वैलेना रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। अब 1% जो बचे वो बेल्जियन है और वो जर्मन बोलते हैं। तो ये वहाँ के पूरे देश की स्थिति। लेकिन जो वहाँ पर कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर उल्टा है। वहाँ पर 80% लोग स्पीक करते हैं फ्रेंच को, और 20% डच स्पीकिंग लोग हैं। तो पूरे देश में जो है यदि हम देखें तो डच लोगों की मेजॉरिटी है, कैपिटल में देखें तो फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी है। और इन लोगों के बीच में जो फ्रेंच लोग थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, वो क्या हैं, वो रिच और पावरफुल थे। और जिसके कारण डच स्पीकिंग जो लोग थे उनके साथ उनका रिजेंटमेंट चलता रहता था, एक तरह का मतलब दुर्भावना चलते रहती थी कि ये लोग हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया है। और इसके कारण उनके बीच में टेंशन होने लगा डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में 1950 और 60 के दौरान। ये टेंशन जो थी वो बहुत एक्यूट हो गई ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जैसा मैंने आपको बताया कैपिटल सिटी, और ब्रुसेल्स में तो ये प्रॉब्लम अलग ही थी, क्योंकि वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। मतलब जहाँ प्रदर्शन होना है या जहाँ पर कोई बातें रखनी है गवर्नमेंट के सामने, तो वहाँ तो उल्टी स्थिति है। तो बेल्जियम में डच कम्युनिटी could take the advantage of its numeric majority। अब बेल्जियम में क्या होता है कि जो डच कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते थे वो चाहते तो इसका फ़ायदा उठा लेते, वो चुनाव में जो है अपने लोगों को जिताते और पावर शेयरिंग नहीं करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो जर्मन स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को कंपेल कर सकते थे, फोर्स कर सकते थे। और इससे क्या होता, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता, और इससे पार्टीशन हो जाता कंट्री का। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि सभी रीजनल कल्चर का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उनका अस्तित्व होना चाहिए, और कल्चरल डाइवर्सिटी का भी एक्सिस्टेंस होना चाहिए। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए, ताकि अरेंजमेंट किया जाए कि हर लोग जो है एवरीवन इन द कंट्री के हर कम्युनिटी के लोग यहाँ सेम कंट्री में अच्छे से रह सकें,
द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इट्स वेरी इनोवेटिव। तो उन लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों की तुलना में जो अरेंजमेंट किया वो बड़ा ही इनोवेटिव किया। तो चलिए देखें क्या इनोवेशन किया इन लोगों ने। तो ये कुछ उसके बेसिक एलिमेंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। दूसरी बात, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। जो बहुत सारे पावर थे वो क्या दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी हालत में सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में एक और सेपरेट गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जिसका उन्होंने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक नहीं, सॉरी, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें क्या है, कम्युनिटीज़ का इक्वल प्रेजेंटेशन था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया इक्वल प्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में, बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से क्या हुआ, उन लोगों ने एक दूसरे के इक्वल प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं किया, डच लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं हम लोग ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा सीट चाहते हैं, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने इक्वल रखा। ये एक तीसरी अच्छी बात थी। चौथी बात जो मैं पहले बता रहा था आपको कि वहाँ पर एक और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया कि ये अपने कल्चरल, एजुकेशन और अपने रीजन को प्रिजर्व करके रख सकती हैं। मतलब वहाँ पर वो अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से राज्य कर सकती हैं। तो ये जो चीज़ थी, इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि एक ही तरह के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग एक तरह के लोगों को सेलेक्ट करते थे, तो उससे क्या हुआ कि उनको पावर मिल गए कि वो अपने कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को खुद सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से जब बेल्जियम का मॉडल लाया गया तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, और वाकई में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इवन फॉर बेल्जियन पीपल के लिए, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। और इसने क्या किया कि इसने जो है वहाँ के लोगों को एक साथ रहने का बहुत अच्छा मौका दिया। अब हम श्रीलंकन गवर्नमेंट की बात करें। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका के बारे में आप जानते ही हैं, भारत के साउथ की तरफ में है, भारत के मैप में नीचे आपने देखा होगा, और रावण से जुड़ा ही हुआ है, आप पहचानते ही होंगे इसको। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, फ्यू किलोमीटर है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु की। इसमें 2 करोड़ पीपल हैं और डाइवर्स पॉपुलेशन है। जो मेजर ग्रुप है वो सिंहला स्पीकर है, और तमिल स्पीकर जो है वो 18% है, और बाकी के 7% जो है वो दूसरे लोग हैं। तमिलों में भी 2 तरह के तमिल हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। जो इंडिया से गए थे वहाँ पर काम करने के लिए वो इंडियन तमिल थे। बहुत सारे जो सिंहला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और तमिल लोग जो है वो हिंदू और मुस्लिम हैं। फिर 7% क्रिश्चियन हैं, जो तमिल और सिंहला दोनों हो सकते हैं। तो जो लीडर थे सिंहला कम्युनिटी के, उन लोगों ने वहाँ पर क्या किया, श्रीलंका में उन्होंने डोमिनेंस बनाया अपना गवर्नमेंट में, और डेमोक्रेसी में क्या किया, उन्होंने मेजोरिटेरियन आउटलुक अपनाया कि जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी की गवर्नमेंट होगी, और इसका नाम दिया मेजॉरिटेरियनिज्म। यह एक बिलीफ था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है, तो एक ऐसा बिलीफ है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी को एबल बनाया जाता है कि वो कंट्री को रूल करेगी जैसे भी वो चाहे वैसे, और वो माइनॉरिटी की जो वेज हैं, माइनॉरिटी की जो फीलिंग है, उनको डिसरिगार्ड कर सकती है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी होने की वजह से अधिकार है। तो इस तरह से वहाँ पर सिंहला लोगों ने क्या किया, अपना प्रभुत्व जमाया, डोमिनेंस जमाया। अब क्या हुआ, तमिल लोगों ने स्ट्रगल किया, बहुत डिमांड की कि भाई हम लोगों को हमारे क्षेत्र में ऑटोनॉमी दी जाए, हमको गवर्नमेंट नौकरियां दी जाएं। लेकिन क्या हुआ
कि उन लोगों ने इवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, तमिलनाडु करके, प्रभाकरन का नाम आपने सुना होगा, वो इससे जुड़ा हुआ था। तो परंतु क्या हुआ कि जो डिस्ट्रस्ट था वो दोनों कम्युनिटी का बढ़ता चला गया और वहाँ पर सिविल वार होने लगा। क्वेश्चन आता है सिविल वार क्या है? तो सिविल वार एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक हिंसक झड़प होती है अपोजिंग ग्रुप के बीच में, एक ही कंट्री के लोगों के बीच में। इसे सिविल वार कहा जाता है। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपनी घर को छोड़ दें, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा। तो श्रीलंका का इस सिविल वार के पहले बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बहुत प्रोग्रेस थी वहाँ पर, लेकिन सभी चीज़ों में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मगर परंतु सिविल वार के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटबैक आ गया, फेलियर आ गया सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में। और ये जो है 2009 में एंड हो गया। तो हमें इन दोनों स्टोरीज़ में क्या एंड हो गया, सिविल वार एंड हो गया, ठीक है ना। प्रभाकरन की हत्या हो गई, आपने देखा होगा। और श्रीलंका की सेना ने क्या किया कि लिट्टे जिनको बोलते थे उनका सफाया कर दिया। तो वी लर्न, हमको इन दोनों स्टोरीज से ये सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि बेल्जियम में जो स्थिति थी वहाँ पर वहाँ के लीडर्स ने बहुत अच्छे से लोगों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित किया, इंटरेस्ट लोगों के जो थे, फीलिंग थे, उसका रिस्पेक्ट की, और इसकी वजह से वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छी रही। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, इसका अपोजिट हुआ। कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है श्रीलंका। इट शोज अस दैट यदि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी फोर्स करती है, ठीक है ना, if a majority community wants to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of country। और इससे क्या होगा कि देश की जो यूनिटी है, देश में जो यूनिटी की भावना है, उसको जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो क्या पावर शेयरिंग ज़रूरी है? ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है। तो हाँ, पावर शेयरिंग गुड है, अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। सेकंड है कि पावर शेयरिंग से जो पॉलिटिकल पावर होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, उसमें स्टेबिलिटी रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बार बार झगड़े हों। और पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा माना जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देखते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो डेमोक्रेसी का ये है कि लोग जो हैं वही सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है। लोग ही अपनी जनता को जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि ही जो है वो वेरियस इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जो है सब इंस्टीट्यूशन में गिने जाते हैं। तो इन अ गवर्नमेंट, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। सभी को ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाता है, सभी को मौका दिया जाता है। एवरीवन हैज़ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, और जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें सबकी वॉइस होती है। देयरफॉर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो पावर्स होता है उसको डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे देश में? सबसे पहले पावर को शेयर किया गया और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं जिनका नाम है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इससे क्या हुआ कि जो पावर का जो बैलेंस है वो सब इंस्टीट्यूशन में बना रहा है। ये इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इस तरह का जो पावर शेयरिंग होता है उसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये क्वेश्चन आता है कि हॉरिजेंटल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसे कहते हैं पावर शेयरिंग, तो आपको ये एग्जांपल देना पड़ेगा कि हमारे देश में ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है और इनके बीच में जो पावर है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लोग जो होती हैं कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में जो पावर है उसका यूज़ करते हैं। सेकंड है कि पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पूरी कंट्री में एक जनरल गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और रीजनल गवर्नमेंट
प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब होता है प्रांत की जो गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जिसे हम जानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली जो है दोनों को अपने अपने लिस्ट दे दी है कि ये यूनियन की लिस्ट है, ये आपकी स्टेट की लिस्ट है, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और उनको अधिकार है कि वो उन पे कानून बना सकते हैं। और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिसमें दोनों को अधिकार है कि वो अपने नियम बना सकते हैं। और एक रेसिड्यूरी लिस्ट है कि कोई सब्जेक्ट छूट जाए तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से सबके पावर और अधिकार अलग अलग दे दिए गए हैं ताकि क्या है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये हमारे यहाँ फेडरलिज्म जो है वो सेकंड जो है ऐसा स्टेप है जिसने पावर शेयरिंग को मजबूत बनाया। तीसरा क्या, जो पावर में आल्सो शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था कि वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, तो क्या हमारे यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिलीजियस और ग्रुप्स के हिसाब से, जैसे जो जहाँ ज़्यादा रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोकसभा सीट जो है वो एससी और एसटी के लिए रिज़र्व है। क्यों रिज़र्व है? क्योंकि वहाँ उन लोगों का बाहुल्य है, उन लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी है, ताकि उन्हें भी जो है अपने क्षेत्र विशेष में अपने कल्चरल एजुकेशन के लिए कुछ करने का मौका मिल सके, अपने लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिल सके और उनका रिप्रेजेंटेशन पावर में भी रहे। इसलिए कुछ सीट जो है वो रिज़र्व कर दी गई हैं, जिससे वो अपने आप को अलाइनेटेड फील ना करें। अलाइनेटेड का मतलब होता है अलग फील ना करें सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी एक फेयर शेयर है पावर में। पावर शेयरिंग जो है हम पॉलिटिकल पार्टी में भी, जो चौथे प्रकार का है, वो पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप में भी देख सकते हैं और मूवमेंट में भी देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स को फ्रीडम होती है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुन सकते हैं। और ये कंपटीशन होता है अलग अलग लोगों के बीच में पार्टीज़ को लेकर के। जो पार्टी और मतलब पूरे लोगों को साथ लेकर के चलती है, या जो पार्टी जिस कम्युनिटी या जिस रिलीजन या जिस रीजन के इंटरेस्ट को बना कर रखती है, तो वो भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आ सकती है। और इस तरह से क्या होता है, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि एक जो पार्टी होती है उसको कई बार मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो सब पार्टियां मिल करके फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो है पावर शेयरिंग का। तो इस प्रकार हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि सारे जो पार्टीज़ हैं वो मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकती हैं और पावर को शेयर कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा लेसन 1 का पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। और इसमें हमने देखा कि कैसे बेल्जियम, कैसे श्रीलंका में ये हुआ और क्या वहाँ पर परिणाम हुए पावर शेयरिंग। एक जगह हुआ पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से, एक जगह नहीं हुआ, तो उससे क्या परिणाम हुआ। और भारत में हमारे यहाँ इंडिया में क्या उसकी व्यवस्था है, ये हमने बहुत अच्छे से पहचाना। अब रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स बना दिए हैं। अब उनको जो है आपको लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा कैसे आप उन्हें लिखना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके रेफरेंस के लिए, आप देख लें कैसे क्वेश्चन आते हैं। कई तो जो होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, कई शॉर्ट आंसर में से एक क्वेश्चन आया था और एक लॉन्ग आंसर में से आया था। पर इस साल जो है चूँकि 4 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो इनमें से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 4 ही चैप्टर अभी कोविड क्राइसिस के कारण बचे हुए हैं, तो देख लीजिएगा और उस हिसाब से अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।